नमस्कार दोस्तों। अब ब्राइट डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा कोशिका सेल। ठीक है, यहाँ से आपके बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं अपने। तो देखिए दोस्तों, आपका सबसे पहले जो टॉपिक शुरू होता है, तो कोशिका जो होती है दोस्तों, ये होती क्या है, इन चीज़ों के बारे में देखेंगे हम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कोशिका का अध्ययन। सबसे पहले क्या क्वेश्चन है आपका कि कोशिका का अध्ययन, स्टडी ऑफ सेल, क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। क्या कहलाएगा दोस्तों? साइटोलॉजी। ठीक है। अच्छा, जो ये साइटोलॉजी शब्द है दोस्तों, ये किसने दिया था? हर्टविग ने। किसने दिया था? हर्टविग ने साइटोलॉजी शब्द दिया था। ठीक है। अब जो कोशिका विज्ञान का जनक है दोस्तों, कोशिका विज्ञान का जनक यानी कि जो साइटोलॉजी है ना, इसके जनक कौन है? रॉबर्ट हुक। कौन होंगे? रॉबर्ट हुक। और रॉबर्ट हुक की एक बुक है दोस्तों, कौन सी? माइक्रोग्राफिया। ठीक है, रॉबर्ट हुक की बुक का नाम क्या है दोस्तों? माइक्रोग्राफिया। ठीक है। अच्छे, तो कोशिका विज्ञान के जनक थे। उसके बाद आते हैं आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक। कौन आएंगे? आधुनिक कोशिका विज्ञान के जनक। तो ये कौन है दोस्तों? स्वानसन। कौन होंगे? स्वानसन। ठीक है। और इनकी बुक का नाम क्या है? सेल। ठीक है, इनकी बुक का नाम क्या होगा दोस्तों? सेल। ठीक है। चलिए उसके बाद आगे आता है भारतीय कोशिका विज्ञान के जनक। भारत की तरफ से थे जो, वो कौन थे दोस्तों? ए के शर्मा। कौन थे? ए के शर्मा। ठीक है, कौन है? ए के शर्मा। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। अब तो कोशिका है क्या दोस्तों? जो कोशिका होती है हमारी, कोशिका की खोज हुई 1665 में। कब हुई थी? 1665 में। ठीक है, किसके द्वारा हुई है? रॉबर्ट हुक के द्वारा। यानी कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की। ठीक है, और ये पेड़ की छाल के ऊपर की थी दोस्तों। किसके ऊपर की? पेड़ की छाल के ऊपर। और पेड़ की छाल को क्या बोला जाता है? कॉर्क। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? कॉर्क बोलते हैं। ठीक है जी। अच्छा, एक बात और, जो ये कोशिका रॉबर्ट हुक के द्वारा थी, ये डेड सेल थी। कैसी थी? डेड सेल, यानी कि मृत कोशिका थी। कैसी कोशिका थी दोस्तों? ये मृत कोशिका। ठीक है, तो सबसे पहले जो कोशिका खोजी गई वो मृत कोशिका थी। क्लियर है। उसके बाद सजीव यानी कि जीवित कोशिका। ठीक है, तो जीवित कोशिका की खोज जो की थी वो किसने की दोस्तों? ल्यूवेन होक ने। किसने की थी? ल्यूवेन होक ने की थी। ठीक है, और जो ये जीवित कोशिका खोजी गई वो जीवाणु की थी। इसके दोस्तों, ये जीवाणु की। आप ये भी कह सकते हो कि जीवाणु की खोज भी किसने की थी? ल्यूवेन होक ने। जीवाणु की खोज किसने की दोस्तों? ल्यूवेन होक ने। देखिए और क्या क्या खोज की है इसने, वो भी देख लेते हैं। देखिए, जो ल्यूवेन होक ने और खोज की है, आरबीसी की खोज की है। किसकी खोज की है दोस्तों? आरबीसी कोशिका होती है। ठीक है, रेड ब्लड सेल बोलते हो आप इसको। उसके बाद प्रोटोजोआ की खोज किसने? और शुक्राणु की खोज की। ठीक है, देखिए आरबीसी खोज की, प्रोटोजोआ की खोज की, शुक्राणु की खोज की और जीवाणु की खोज की। ठीक है, किसकी खोज की थी? जीवाणु की। तो ये सभी खोज किसने की दोस्तों? ल्यूवेन होक ने। ठीक है, उसके बाद ल्यूवेन होक की बुक का नाम क्या है दोस्तों? सीक्रेट्स ऑफ नेचर। ठीक है, क्या नाम है इसकी बुक का? सीक्रेट्स ऑफ नेचर। ठीक है जी। उसके बाद आगे आता है सेल थ्योरी यानी कि कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया दोस्तों? ये दिया था स्लाइडेन और स्वान ने। किसने दिया था? स्लाइडेन और स्वान ने दिया था 1838-39 में। जो स्लाइडेन था दोस्तों, इसने दिया था 38 में। ठीक है, स्वान ने दिया था 39 में। ठीक है जी, 1838-39 में ये सिद्धांत दिया गया था। उसके बाद क्या इसमें? सभी सजीवों का निर्माण कोशिका से होता है, ये बात इसने कही थी। क्या कहा था? कि जितने भी लिविंग्स होंगे उनका जो निर्माण होगा वो कोशिका के द्वारा ही होगा। ठीक है, उसके बाद आगे फिर दोबारा एक और ने दिया था, ये उसका नाम क्या था दोस्तों? विर्चो। ठीक है, रुडोल्फ विर्चो नाम था इसका। इसने 1855 में, कब की बात है? 1855 में विर्चो ने भी कोशिका सिद्धांत दिया। इसने क्या कहा कि सभी नई कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से बनती है, यानी कि पुरानी कोशिकाओं से बनती है नई कोशिकाएं। ठीक है, ये किसने कहा था? विर्चो ने। क्लियर। उसने क्या कहा? सभी सजीवों का निर्माण कोशिका से होता है। क्लियर। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। ब्रह्मांड की सबसे बड़ी कोशिका,
ब्रह्मांड की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। कौन सा है दोस्तों? शुतुरमुर्ग का अंडा। ये क्या है? ब्रह्मांड की सबसे बड़ी कोशिका है। उसके बाद आती है सबसे छोटी कोशिका, ये क्या होगी? जीवाणु कोशिका। ठीक है, एक जीवाणु की कोशिका है। सबसे छोटी कोशिका किसकी है दोस्तों? एक जीवाणु की है। नाम क्या है उसका? पीपीएलओ। पीपीएलओ ये जीवाणु है दोस्तों। पीपीएलओ की फुल फॉर्म क्या है? पॉलीप्लूरोलाइक ऑर्गेनिज्म। क्या होगा? पॉलीप्लूरोलाइक ऑर्गेनिज्म। अगर आप इसका दूसरा नाम भी देखना चाहो तो वो क्या होगा? माइकोप्लाज्मा गैली सेप्टिकमा। ठीक है, जो सबसे छोटी कोशिका है दोस्तों उसका नाम क्या होगा? माइकोप्लाज्मा गैली सेप्टिकमा, एक जीवाणु की होती है। क्लियर? उसके बाद आगे देखिए, जो पीपीएलओ होता है ना, इसको जंतु जगत का जोकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जंतु जगत का जोकर। ठीक है, किसे कहेंगे? ये पीपीएलओ को। ठीक है, उसके बाद आता है कोशिका के प्रकार। कि कोशिका दोस्तों आपकी दो प्रकार की होती है। कोशिका कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक होती है प्रोकैरियोटिक। क्या होगी? प्रोकैरियोटिक। दूसरी होती है यूकैरियोटिक। ठीक है, क्या होगी? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो जो प्रोकैरियोटिक होती है दोस्तों, ये अविकसित होती है। कैसी होगी? अविकसित कोशिका, यानी कि जिसका विकास नहीं हुआ अभी तक। और यूकैरियोटिक कौन सी होगी? ये विकसित होगी दोस्तों। ठीक है, अब जो विकसित है उसके अंदर केंद्रक भी होगा, डीएनए भी होगा। ठीक है, और जो विकसित नहीं है उसके अंदर दोस्तों केंद्रक नहीं होगा, केंद्रक नहीं होता। ठीक है, जो भी जीवाणु है, ठीक है, या फिर नील हरित शैवाल होते हैं, जीवाणु और नील हरित शैवाल की कोशिका कैसी होगी दोस्तों? प्रोकैरियोटिक होगी। यहां पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कैसी होती है इनकी कोशिका? प्रोकैरियोटिक होती है। ठीक है, अब इनके अंदर केंद्रक नहीं, तो केंद्रक के अंदर डीएनए भी नहीं होगा फिर। ठीक है, क्या नहीं होता इनके अंदर? डीएनए नहीं होता। इनमें क्या केंद्रक होता है, और किन में होता है केंद्रक? जैसे मनुष्य होता है। ठीक है, यानी जंतु कोशिका, ये मनुष्य वाली कोशिका भी होती है। कवक कोशिका, शैवाल कोशिका। शैवाल देखो किस में आएंगे? आपके यूकैरियोटिक में, परंतु नील हरित शैवाल आएंगे दोस्तों प्रोकैरियोटिक में। ठीक है, अब केंद्रक है तो डीएनए भी है इनके अंदर, और डीएनए है तो इसके अंदर एक प्रोटीन होता है, हिस्टोन। ठीक है, कौन सा प्रोटीन होगा दोस्तों? हिस्टोन प्रोटीन भी होता है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा देखो, राइबोसोम होता है वो दोनों में होगा। ठीक है, राइबोसोम आपका दोनों में होता है। ये प्रोकैरियोटिक में भी होता है और आपका यूकैरियोटिक में भी होता है। ये बात आपकी जरूरी है कि राइबोसोम आपका दोनों में होता है। ठीक है, अच्छा जो प्रोकैरियोटिक होती है इसमें 70S प्रकार का होता है। ठीक है, कौन सा होता है? आगे पढ़ेंगे हम इसको। 70S और 80S क्या होते हैं ये। तो 70S प्रकार का राइबोसोम किसमें होता है दोस्तों? प्रोकैरियोटिक में, अविकसित में। और यूकैरियोटिक में कौन सा होगा दोस्तों? 80S प्रकार का होता है। यानी कि मनुष्य के अंदर कौन सा होता है? 80S प्रकार। जीवाणुओं में कौन सा होता है? 70S होता है। क्लियर है जी यहां तक? उसके बाद आगे चलते हैं। कोशिका के आधार पर सभी सजीवों को दो भागों में बांट दिया गया। कोशिका के आधार पर कितने भागों में बांटा? दो। कैसे होते हैं? देखो, कुछ तो होते हैं एक कोशिकीय जीव। कैसे होते हैं दोस्तों? एक कोशिकीय जीव होते हैं, और कुछ होते हैं बहुकोशिकीय जीव। ठीक है, एक कोशिकीय जीव का मतलब क्या होगा? जिनके अंदर केवल एक ही कोशिका होती है उनको बोलेंगे एक कोशिकीय जीव। जिनके अंदर केवल एक कोशिका होगी तो उनको क्या बोलेंगे हम? एक कोशिकीय जीव। जिनके अंदर अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती हैं या काफी ज्यादा कोशिकाएं होती हैं, वो क्या होंगे दोस्तों? बहुकोशिकीय जीव। यहां से एग्जांपल आ जाते हैं आपके पास कि इनमें से कौन सा एक कोशिकीय जीव है। सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो आता है अमीबा। ठीक है, तो अमीबा क्या है दोस्तों? एक कोशिकीय जीव है। इसके बाद क्या आता है? पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, जीवाणु। ठीक है, कौन कौन से आएंगे? अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम और जीवाणु। ठीक है, ये क्या होंगे? एक कोशिकीय जीव होंगे। ठीक है जी, याद रखेंगे, अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम और जीवाणु। आगे इस साइड जो अलग अलग कोशिका से बनते हैं वो कौन से हैं? पादप कोशिका यानी पौधे के अंदर, जंतु कोशिका, शैवाल कोशिका, ये सभी क्या होंगी? बहुकोशिकीय होंगी। क्लियर है जी? उसके बाद देखिए आगे, आगे आते हैं आपके कोशिकांग। क्या आएंगे? कोशिकांग यानी सेल ऑर्गन। ठीक है, इनमें क्या होता है? तो देखिए, ये तीन प्रकार के हैं, यानी जितने भी कोशिका के अंग होते हैं ना, पार्ट्स होते हैं जो, वो अलग अलग बांटे गए हैं। किस प्रकार से? वो झिल्ली के अकॉर्डिंग, यानी कि उनके अंदर जो झिल्ली है ना, सेल वॉल, जैसे सेल वॉल टाइप होती है हमारी कोशिका भित्ति टाइप। ठीक है, एक लेयर होती है, मेम्ब्रेन बोलते हो आप जिसको। क्या बोलते हो? झिल्ली को मेम्ब्रेन बोलते हो। ठीक है,
तो यानी मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग बांट दिया है। अब बांटा कैसे, कुछ में होती है दोस्तों 2 झिल्ली, कुछ में होती है 1 और कुछ में नहीं होती, इस प्रकार से 3 हुए ये। तो दोहरी झिल्ली वाले कौन कौन से होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और केंद्रक। कौन कौन से हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और केंद्रक, ये सभी कैसे होते हैं दोस्तों, आपके दोहरी झिल्ली वाले। ठीक है, कौन कौन से हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और केंद्रक। पूछे क्या कि केंद्रक में कितनी झिल्ली होती है, तो 2 होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी 2 होती है। उसके बाद आता है एक झिल्ली वाले। ठीक है, कौन से आएंगे, एक झिल्ली वाले। अब एक झिल्ली में कौन से आएंगे, गोल्जिकाएं आती है, अंतद्रव्य जालिका आती है, रिक्तिका आती है। ठीक है, क्या आती है, गोल्जिकाएं, अंतद्रव्य जालिका, रिक्तिका, ये क्या एक झिल्ली वाले होंगे। कैसे होंगे ये, एक झिल्ली वाले। और कौन सा आएगा एक झिल्ली में, लाइसोसोम। कौन सा आ जाएगा, लाइसोसोम। ठीक है, ये सभी कैसे हुए दोस्तों, एक झिल्ली वाले। उसके बाद आते हैं बिना झिल्ली वाले। कौन कौन से, राइबोसोम और तारकाएं। ठीक है, ये राइबोसोम और तारकाएं। ठीक है, ये कैसे आपके बिना झिल्ली वाले होंगे। कैसे होंगे दोस्तों, ये बिना झिल्ली वाले हो जाएंगे। ठीक है जी, उसके बाद आगे चलिए। अब देखिए जो कोशिकांग है दोस्तों, जो कोशिकांग है वो कैसे कैसे हैं, किस प्रकार से हैं, उनकी खोज वगैरह किसने की थी। तो सबसे पहला देखिए केंद्रक। कौन सा आएगा दोस्तों, केंद्रक। दोस्तों जो केंद्रक होता है ये कोशिका का सबसे बड़ा भाग होता है। केंद्रक क्या होगा, सबसे बड़ा भाग होता है। ठीक है, और केंद्रक की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने 1833 में। केंद्रक की खोज किसने की दोस्तों, रॉबर्ट ब्राउन ने। उसके बाद आते हैं जीव द्रव्य। क्या आएगा, जीव द्रव्य। तो इसकी खोज किसने की थी, डुजार डिन ने। किसने की थी, डुजार डिन ने। ठीक है, और इसको जीव द्रव्य को नाम क्या दिया जाता है, प्रोटोप्लाज्म। क्या नाम दिया जाता है दोस्तों, प्रोटोप्लाज्म। ये किसने दिया था, पुरकुंजे ने। ठीक है, किसने दिया दोस्तों, पुरकुंजे ने ये नाम दिया था, क्या, प्रोटोप्लाज्म। और खोज किसने की जीव द्रव्य की, डुजार डिन ने। उसके बाद आता है गोल्जिकाएं। क्या आता है, गोल्जिकाएं। तो गोल्जिकाएं कैमिलो गोल्जी के द्वारा। ठीक है, गोल्जिकाएं दोस्तों किसके द्वारा, कैमिलो गोल्जी के द्वारा। ठीक है, क्रोमोसोम वोल्डेयर के द्वारा। क्रोमोसोम किसके द्वारा दोस्तों, वोल्डेयर के द्वारा। राइबोसोम किसके द्वारा, पैलाडे के द्वारा। ठीक है, राइबोसोम किसके द्वारा है, पैलाडे के द्वारा। लाइसोसोम डी दोवे के द्वारा। ठीक है, लाइसोसोम किसके द्वारा दोस्तों, डी डूवे के द्वारा है, ऐसे। ठीक है, उसके बाद आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या आएगा दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया अल्टमैन ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने की दोस्तों, अल्टमैन ने। इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने की थी, अल्टमैन ने। और नामकरण किसने किया दोस्तों इसका, बेंडा ने। ठीक है, नामकरण किसने किया, बेंडा ने। और माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने की, अल्टमैन ने। ठीक है, एक जेनेटिक कोड होता है, उसके बारे में किसने बताया दोस्तों, डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। और इनको एक नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, क्या मिला इनको, नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है चिकित्सा के क्षेत्र में। यानी कि सबसे पहले चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला था, हरगोविंद खुराना को। जेनेटिक कोड दिया था इन्होंने, अनुवांशिकी के बारे में बताया था। ठीक है, अच्छा अब 1 बाय 1 इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला जो कोशिकांग है दोस्तों वो आएगा कोशिका भित्ति। क्या आएगा, कोशिका भित्ति, यानी कि सेल वॉल। कौन सा आएगा दोस्तों, सेल वॉल। अब जो ये कोशिका भित्ति होती है, दो ऐसे, एक तो ये कोशिका है दोस्तों, एक कुछ इस प्रकार से कोशिका होती है। ठीक है, जो ये वाली कोशिका है ना दोस्तों, ये होती है आपकी पौधों में। किन में होती है ये, प्लांट्स में। और जो जीव जंतु होते हैं यानी मनुष्य जो होंगे, जंतु कोशिका में ये होती है। इसके अंदर केवल एक ही लेयर होती है दोस्तों, बाहर वाली है। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम कोशिका झिल्ली। क्या बोलेंगे दोस्तों, कोशिका झिल्ली बोलते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। अच्छा इसके अंदर देखिए ये जो बाहर वाली है इसको तो बोलेंगे सेल वॉल। क्या बोलेंगे, सेल वॉल। और दूसरे नंबर पे क्या है दोस्तों, ये सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली। इससे पता चलता है कि जो सेल वॉल होती है वो केवल किन में पाई जाती है, प्लांट्स में, यानी कि पादप कोशिका में। और जो ये झिल्ली होती है दोस्तों ये दोनों में पाई जाती है। समझ आइए यहां तक बात। अब देखिए आगे, कोशिका भित्ति ये देखिए किसमें है, ये कोशिका भित्ति दोस्तों केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। ठीक है, और ये सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। ठीक है, उसके बाद आता है जीवाणु, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लैकन की। किसकी बनी होगी दोस्तों, पेप्टिडोग्लैकन की। कवक की कोशिका भित्ति जो होती है काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। ठीक है,
बस ये ध्यान रखिए कि कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। उसके बाद आता है आपके पास कोशिका झिल्ली। क्या है दोस्तों? कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। अभी आपने देखा डायग्राम में कि जो कोशिका झिल्ली होती है ये जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है। जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाई जाती है दोस्तों ये, ठीक है। और जो कोशिका झिल्ली होती है किसकी बनी होती है? ये फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होगी? ये फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, ठीक है। उसके बाद कोशिका के अंदर बाहर पदार्थों का ये परगमन इसी के द्वारा होता है, ठीक है। यानी कि जो भी चीज आवश्यक है वो अंदर आएगी कोशिका के और जो अनावश्यक है वो बाहर, ठीक है। इस प्रकार ये किसका काम होता है? सेल मेम्ब्रेन का काम होता है, कोशिका झिल्ली का काम होता है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है दोस्तों? फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होगी? ये फॉस्फोलिपिड की बनी होती है, ठीक है जी। उसके बाद देखिए आगे आता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसको बोलेंगे दोस्तों कोशिका का ऊर्जा घर, पावर हाउस बोलते हैं। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो ये कहेंगे हम माइटोकॉन्ड्रिया। किसे कहेंगे दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस। अभी आपने देखा था किसने खोज की थी इसकी? अल्टमैन ने, ठीक है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए और आरएनए होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है दोस्तों? डीएनए और आरएनए होता है। और कोशिका का दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा दोस्तों? माइटोकॉन्ड्रिया। पहला कौन सा था? केंद्रक। सबसे बड़ा भाग कौन सा है? केंद्रक। दूसरा कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। और सबसे छोटा कौन सा आएगा? राइबोसोम। सबसे छोटा कौन सा आएगा? राइबोसोम आएगा। आगे पढ़ेंगे हम एक बार और, ठीक है। नोट कीजिए, डीएनए केवल केंद्रक के अलावा, देखो डीएनए जो होता है केंद्रक में होता है, दूसरा उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और हरित लवक में होता है। डीएनए केवल किस में पाया जाता है दोस्तों? एक तो केंद्रक में पाया जाता है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए आगे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक श्वसन की प्रक्रिया होती है। कौन सी? जैसे कि ग्लूकोज होते हैं हमारे शरीर में, ऑक्सीजन आई, ठीक है। जैसे ही दोनों रिएक्ट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, H2O पानी के रूप में, और आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनता है। क्या बनता है? एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म होती है दोस्तों एडिनोसिन, ठीक है, ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? ट्राइफॉस्फेट, ठीक है जी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ये एटीपी होती है इसके कितने अणु बनते हैं दोस्तों? 38। कितने बनेंगे? 38 बनते हैं। और ये कैसी श्वसन की कैसी प्रक्रिया होगी? ये एरोबिक होती है, यानी कि ऑक्सी श्वसन होता है, ऑक्सीजन के साथ होता है श्वसन। एक बिना श्वसन उसके होता है ये ऑक्सीजन के, तो उसमें बनता है लैक्टिक अम्ल। क्या बनता है? लैक्टिक अम्ल बनता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम का एक और नाम है आत्महत्या की थैली, ठीक है। क्या बोलते हैं दोस्तों लाइसोसोम को? आत्महत्या की थैली, एटम बॉम्ब भी बोलेंगे और कोशिका की सफाई कर्मी भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? कोशिका का सफाई कर्मी। आत्महत्या की थैली सबसे ज्यादा पूछा जाता है। सुसाइड बैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सुसाइड बैग, ठीक है। लाइसोसोम को क्या बोलेंगे दोस्तों? सुसाइड बैग, आत्महत्या की थैली और कोशिका का सफाई कर्मी, ठीक है। लाइसोसोम में दोस्तों कितने एंजाइम होते हैं? 24। लाइसोसोम में कितने एंजाइम होते हैं? 24 एंजाइम होते हैं। कितने होंगे? 24 एंजाइम होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है, अब लाइसोसोम का काम क्या होता है दोस्तों? इसका काम होता है जीवाणु या फिर सूक्ष्म जीवों को नष्ट करना। आपने सुना होगा पाचन तंत्र, अगर आपने किया है ना हमारी वीडियो से, तो उसमें बताया हमने कि जो सलाइवा होती है, लार होती है, उसके अंदर एक तो टाइलिन होता है एंजाइम, और दूसरा क्या होता है? लाइसोसोम होता है, ठीक है। और इसका काम क्या होता है? जीवाणुओं को नष्ट करना होता है, ठीक है। आप बताइए कि सलाइवा जो होती है, लार जो होती है, उसकी पीएच वैल्यू कितनी है? ठीक है, एक बार कमेंट में बताएं। स्तनधारियों की आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। स्तनधारियों की आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता दोस्तों? लाइसोसोम नहीं पाया जाता, ठीक है। आरबीसी में किसकी वैसे तो लाइसोसोम होता है, कोशिका का अंग है, परंतु स्तनधारियों की आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता, ठीक है। उसके बाद अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, ईपीआर। क्या बोलेंगे दोस्तों इसको? ईपीआर, ठीक है। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? ईपीआर। तो देखिए जो ये ईपीआर होते हैं, अंतःप्रद्रव्य जालिका होती है, ये केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के बीच में उपस्थित होती है। देखिए ये कोशिका हमारी, ठीक है, सबसे बाहर वाली क्या होती है? कोशिका झिल्ली, बीच में होता है केंद्रक न्यूक्लियस। अब इसकी ये वाली झिल्ली होती है दोस्तों इसकी, और ये कोशिका झिल्ली, तो इन के बीच में जो होता है दोस्तों,
ये क्या होते हैं, अंत्यप्रद्रव्य जालिका होती है, ठीक है जी। उसके बाद देखिए आगे, इसमें ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होगी दोस्तों, ये दो प्रकार की होती है। एक तो होती है खुदरी, कैसी होगी, खुदरी, ठीक है, और एक होती है चिकनी। जो खुदरी होती है उसको बोलेंगे आर ई आर, क्या बोलेंगे, आर ई आर। दूसरी चिकनी को क्या बोलेंगे, एस ई आर, क्या बोलेंगे दोस्तों, एस ई आर, ठीक है। अच्छा, जो खुदरी होती है वो केंद्रक के आसपास होती है। केंद्रक के आसपास कौन सी होती है, खुदरी। मान के चलो ये कोशिका, अब बीच में केंद्रक, इसके जो आसपास यहाँ पर रहेगी वो कौन सी होगी दोस्तों, खुदरी रहेगी। और जो कोशिका झिल्ली के पास यानी कि यहाँ पर रहेगी, ठीक है, वो कौन सी होगी आपकी, एस ई आर रहेगी, चिकनी रहेगी, ठीक है जी। अब देखिए, जो खुदरी होती है इसमें क्या होता है, राइबोसोम का निर्माण होता है। क्या होता है, राइबोसोम का निर्माण किसमें होता है, खुदरी में, जो केंद्रक के पास रहेगी, ठीक है। और जो ये वाली है दूसरी, इसमें केंद्रक का निर्माण, इसमें सॉरी राइबोसोम का निर्माण नहीं होता। और राइबोसोम के बारे में मैंने क्या बताया अभी, कि राइबोसोम आपकी सबसे छोटा कोशिकांग है, ठीक है। उसके बाद देखिए, जो खुदरी है इसमें प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होती है। क्या होता है ये, प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक होती है खुदरी। और जो ये दूसरी होती है चिकने वाली, ये कौन सी होंगी, लिपिड के संश्लेषण में सहायक। किसमें होंगी ये, लिपिड्स के संश्लेषण में सहायक होती है, ठीक है जी। उसके बाद चलिए आगे, आगे आता है गोल्जी गाय। क्या आएगा, गोल्जी गाय, ठीक है। तो गोल्जी गाय देखिए दोस्तों, गोल्जी गाय इनको बोलते हैं यातायात प्रबंधक, यानी कि ट्रैफिक पुलिस भी बोलते हैं। तो ये उपनाम इनके जरूर याद रखें आप, एक तो इनके खोजकर्ता और एक उपनाम, ठीक है। अगर ज्यादा नहीं होता तो इतना करें, तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपका। तो गोल्जिकाओं को देखो क्या बोलेंगे हम, यातायात प्रबंधक और ट्रैफिक पुलिस, ठीक है। अच्छा, गोल्जिकाएं काम क्या करती हैं दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं। क्या करेंगी, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण कौन करती हैं, गोल्जिकाएं। क्या करेंगी, ये कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं, ठीक है। और दूसरा और देखिए क्या, जो कोशिका में बिखरे हुए प्रोटीन होते हैं और लिपिड्स होते हैं, उनके अणुओं को बांध कर रखते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, ये जो प्रोटीन और लिपिड्स होते हैं दोस्तों, उनके अणुओं को बांध कर रखने का काम किसका होता है, गोल्जिकाओं का। किसका होगा, गोल्जिकाओं का होता है, ठीक है। और ये टीआरएनए की सहायता करती है, किसकी, टीआरएनए की सहायता करती है। टीआरएनए क्या होता है दोस्तों, जो आपका ट्रांसफर आरएनए होता है। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, यहां से कोई चीज बनी उसको ट्रांसफर करे, ठीक है। अब इसको तभी तो बोला गया यातायात प्रबंधक, ठीक है। तो यातायात किसकी सहायता करेगा, ये ट्रांसफर वाले की ही करेगा, यातायात का इसी में ही काम है, ठीक है। तो टीआरएनए की ये सहायता करता है, ठीक है। उसके बाद आता है राइबोसोम। क्या आएगा, राइबोसोम, सबसे छोटा कोशिकांग। सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है, राइबोसोम। सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होगा दोस्तों, ये राइबोसोम होता है, ठीक है। उसके बाद प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में भी होता है और यूकैरियोटिक में भी होता है राइबोसोम, सबसे छोटा कोशिकांग भी होता है, ठीक है। इसमें कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती, ठीक है। क्या नहीं पाई जाती दोस्तों, इसमें कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती। माइटोकॉन्ड्रिया में 2 पाई जाती है, ठीक है। लाइसोसोम में 1 पाई जाती है, ठीक है। इस प्रकार से आपको याद रखनी है ये। उसके बाद आगे चलिए, आगे देखिए, आगे आपने सुना होगा ई कोलाई नामक जीवाणु, ठीक है। उसके अंदर जो राइबोसोम होते हैं दोस्तों, उनकी संख्या कितनी होगी, 10,000। ई कोलाई जीवाणु के अंदर 10,000 राइबोसोम होते हैं, ठीक है। अब राइबोसोम का काम क्या होता है, इनका काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण करना, ठीक है। और इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री, ठीक है। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है दोस्तों, राइबोसोम को। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, राइबोसोम को, ठीक है। अब राइबोसोम देखिए दोस्तों कितने प्रकार का होता है। राइबोसोम जो होता है आपका, ये एक 70S होता है और एक 80S होता है। क्या होता है, एक 70S होता है, दूसरा 80S होता है। अब जो S है ना दोस्तों यहाँ पर, वो क्या है, स्वेटबर्ग। क्या होगा, स्वेटबर्ग होता है, ठीक है जी। अच्छा, 70S आपने अभी पूरा पढ़ा भी था, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता है, और 80S किस में होगा, यूकैरियोटिक में होता है, ठीक है। अच्छा देखिए, जब बहुत राइबोसोम आरएनए पर जुड़े हों तब उनको क्या बोलेंगे, पॉलीसोम्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे, पॉलीसोम्स बोलते हैं। जब बहुत ज्यादा राइबोसोम आरएनए के ऊपर जुड़े हों तब उनको क्या बोलेंगे दोस्तों, पॉलीसोम्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे, पॉलीसोम्स। क्या काम क्या करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण, ठीक है, की इकाई। एक तरह से पॉलीसोम्स क्या होते हैं, प्रोटीन संश्लेषण की कार्यात्मक इकाई होती है ये। क्या होगी, प्रोटीन संश्लेषण की कार्यात्मक इकाई होती है ये, ठीक है जी। उसके बाद देखिए आगे आता है रसधानी।
वोक्यूल्स। रसधानी क्या होता है दोस्तों? कोशिका में खाली पड़े स्थान को रसधानी कहते हैं। कोशिका में खाली पड़े स्थान को क्या कहेंगे? रसधानी। ठीक है। अब इनमें क्या होता है? जल, खनिज, पोषक तत्व ये इकट्ठे हो जाते हैं। जो खाली पड़ी होती है ना जगह, ठीक है, उसको रसधानी कहते हैं। और इसमें क्या इकट्ठा होता है? जल, खनिज, पोषक तत्व ये इकट्ठे हो जाती है इसके अंदर। ठीक है। पादप कोशिका के अंदर यानी कि पौधों के अंदर ये बड़ी होती है, और जंतु कोशिका यानी जीवों के अंदर ये छोटी होती है। रसधानी जंतु कोशिका में छोटी, पादप कोशिका में बड़ी होती है। ठीक है जी, यहां तक। उसके बाद आता है केंद्रक। केंद्रक बहुत जरूरी है दोस्तों आपके लिए। केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। केंद्रक क्या होता है? न्यूक्लियस। ठीक है। कोशिका का सबसे बड़ा भाग कौन सा है दोस्तों? केंद्रक। ठीक है। कोशिका का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? केंद्रक। इसको कोशिका का दिमाग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? कोशिका का दिमाग भी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। स्तनधारियों की आरबीसी में दोस्तों केंद्रक नहीं पाया जाता। क्लियर? क्या नहीं पाया जाता? केंद्रक। देखिए, केंद्रक में एक संघन यानी कि स्फेरिकल संरचना दिखाई देती है। ठीक है। यानी कि चलो इसको तो आगे पढ़ भी लेंगे हम, बस आप यहां से ध्यान रखें कि जो स्तनधारी होते हैं उनकी आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। अपवाद भी है इसका कि जैसे ऊंट की जो आरबीसी होती है उसमें पाया जाता है, एक लामा होता है, ठीक है, इसकी आरबीसी में भी पाया जाता है। ठीक है। तो इनमें पाया जाता है ये। आगे देखिए, केंद्रक का अध्ययन क्या कहलाता है? केंद्रक का अध्ययन क्या कहलाएगा दोस्तों? कैरियोलॉजी। ठीक है। क्या कहलाएगा? कैरियोलॉजी केंद्रक का अध्ययन होता है। केंद्रक के 4 भाग होते हैं। कितने भाग होंगे दोस्तों? केंद्रक के 4 भाग होते हैं। केंद्रक के कितने भाग होते हैं? 4 भाग। पहला होता है केंद्रक झिल्ली, सबसे बाहर वाला जो होता है केंद्रक झिल्ली। उसके बाद आती है केंद्रिका। क्या होती है? केंद्रिका। फिर होता है न्यूक्लियो प्लाज्म। क्या होगा? न्यूक्लियो प्लाज्म यानी कि जो लिक्विड होते हैं उसके अंदर। ठीक है। क्या क्या चीजें? एक तो केंद्रक झिल्ली हुई, फिर एक केंद्रक हुआ, फिर क्या हुआ दोस्तों आपके पास? न्यूक्लियो प्लाज्म हुआ, और उसके बाद क्या होता है आपका? क्रोमेटिन। क्या होगा? क्रोमेटिन होता है। अच्छा, अब देखिए, जो झिल्ली होती है वो लिपोप्रोटीन की बनी होती है। केंद्रक की झिल्ली किसकी बनी होती है दोस्तों? लिपोप्रोटीन की। केंद्रिका, केंद्रिका का जो रंग होता है दोस्तों कैसा होगा? बैंगनी। ठीक है। केंद्रिका का रंग कैसा होता है? बैंगनी होते हैं। और ये केंद्रिका कोशिका विभाजन के समय पर दिखाई देती है। ठीक है। कोशिका विभाजन के समय पर दिखाई देने वाला भाग कौन सा होता है? केंद्रिका। कौन सा होगा दोस्तों? केंद्रिका होता है। ठीक है। उसके बाद आता है न्यूक्लियो प्लाज्म। न्यूक्लियो प्लाज्म मैंने अभी कहा कि जो द्रव होता है केंद्रक के अंदर, जो द्रव होता है ना, उसको क्या कहेंगे? न्यूक्लियो प्लाज्म। ठीक है जी। केंद्रिका झिल्ली को इसकी बनी होती है लिपोप्रोटीन की। फिर आता है उसके बाद क्रोमेटिन। क्या आएगा? क्रोमेटिन। केंद्रक में स्थित धागेनुमा संरचना, एक धागेनुमा संरचना होती है दोस्तों, उसको क्या बोलेंगे? क्रोमेटिन। ठीक है। और जो क्रोमेटिन होता है ये किसका बना होता है? प्रोटीन और डीएनए का बना होता है। किसका बना होगा दोस्तों? ये प्रोटीन और डीएनए का बना होता है। ठीक है। अच्छा, देखिए आगे होता है क्या इसमें? कोशिका विभाजन के समय पर क्रोमेटिन सिकुड़ कर मोटे धागों में टूट जाता है। कोशिका विभाजन के समय पर क्रोमेटिन क्या होता है? सिकुड़ कर मोटे धागों में टूट जाता है, जिसे गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहेंगे? गुणसूत्र। क्रोमेटिन से क्या बना दोस्तों? गुणसूत्र। क्या बनेगा? गुणसूत्र बन जाएगा। ठीक है। तो यहां तक देखिए गुणसूत्र बना। उसके बाद केंद्रक के अंदर न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं। केंद्रक के अंदर क्या होते हैं दोस्तों? न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। ठीक है। जिनकी खोज किसके द्वारा हुई है? फ्रेडरिक मेजर के द्वारा। किसके द्वारा हुई? फ्रेडरिक मेजर के द्वारा हुई है। ठीक है। चलिए आगे इसको देखते हैं। और न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं दोस्तों ये कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है डीएनए, दूसरा होता है आरएनए। ठीक है। कौन कौन से होंगे? डीएनए और आरएनए होते हैं। डीएनए यानी कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल। क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। उसके बाद आता है राइबोन्यूक्लिक अम्ल। ठीक है। आरएनए क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। और डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। अब डीएनए की खोज किसके द्वारा हुई? फ्रेडरिक मेशर के द्वारा। ठीक है। अच्छा, डीएनए का जो मॉडल होता है वो किसके द्वारा दिया गया? वॉटसन और क्रिक के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया दोस्तों? ये वॉटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था। ठीक है। अच्छा, राइबोसोम वाला क्या है फिर? राइबोसोम फ्रेडरिक मिश्र आएगा। क्या आएगा? फ्रेडरिक मिश्र। ठीक है जी। अच्छा, जो ये डीएनए होता है कुछ इस प्रकार से बना होता है, ये ऐसे। ठीक है। इसको बोलते हैं द्विकुंडलित संरचना यानी कि डबल हेलिक्स।
क्या बोलेंगे, डबल हेलिक्स। ठीक है, डीएनए कैसे रचना होती है दोस्तों, द्विकुंडलित होती है, डबल हेलिक्स होती है। और आरएनए सिंपल ऐसे होता है, यानी कि एकल संरचना होती है, सिंगल हेलिक्स होती है। कैसी होगी, सिंगल हेलिक्स होती है। ठीक है, डीएनए के बारे में देखिए थोड़ा सा, ये इस प्रकार से है जैसे डीएनए। ठीक है, अब इसमें देखिए दोस्तों ATGC, ATGC। अब ए और टी इनके बीच में डबल बॉन्ड होता है, जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, ये ध्यान रखें आप हमेशा, ए टी के बीच में डबल बॉन्ड, जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। अच्छा, ये जो ATGC है दोस्तों, ये होते हैं नाइट्रोजन युक्त क्षार। क्या होते हैं इनके अंदर, नाइट्रोजन होता है। क्या होता है, नाइट्रोजन युक्त क्षार होते हैं ये। ठीक है, ए से एडेनिन होता है, ए से एडेनिन, टी से थाइमिन, जी से ग्वानिन और सी से साइटोसिन। ठीक है, देखिए आगे ये लिखा है यहाँ पर कि जो ATGC है वो 4 नाइट्रोजन युक्त क्षार है। इनके बीच में जो होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। कौन सा होगा दोस्तों, ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ए से एडेनिन होता है, जी से ग्वानिन होता है, टी से थाइमिन होता है, सी से साइटोसिन होता है। ठीक है, बस इसमें क्या चक्कर होता है, जैसे AGC ये तो सेम रहेंगे, जो टी था दोस्तों वहां पर आ जाएगा यू। ठीक है, यानी कि थाइमिन की जगह पर क्या आ जाएगा, यूरेसिल। क्या आता है, यूरेसिल आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, अब जो ये होता है दोस्तों, ये केंद्रक और कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। जो आरएनए है केंद्रक और कोशिका द्रव्य दोनों में मिला, और ये केंद्रक में मिलता है। ठीक है, जो डीएनए है केंद्रक में मिलता है, आरएनए केंद्रक और कोशिका द्रव्य में मिलता है। ठीक है, जो डीएनए होता है दोस्तों, और अभी बात की थी हमने, कहां कहां पर मिला था, केंद्रक में मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है और हरित लवक में मिलता है। और कहां पर मिलेगा, हरित लवक में मिलता है ये। ठीक है जी, चलिए दोस्तों आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। ठीक है, एक बार इसको कवर कर लीजिए आप। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।